हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आई बटन दबा लें और ऑल का नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपके फ़ोन के नोटिफिकेशन में मिल जाए। जो आज का अपना टॉपिक है वो है भूमिगत जो जल होता है उसकी स्थलाकृतियाँ, भूदृश्य भूमिगत जल की। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। जो भूमिगत जल की जो स्थलाकृतियाँ, इनको काष्ठ भूदृश्य भूमि भी बोला जाता है। तो परिभाषा अपन देखें इसकी, तो इसके नाम में ही निहित है इसकी परिभाषा की भूमिगत जल, यानी भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों दरारों में जमा हुआ जल को क्या बोलते हैं हम? भूमिगत जल बोलते हैं। वर्षा के होने से जब बारिश होती है तो आपको पता ही है, आपके धरातल में नीचे रिस के पानी जाता है, भूमिगत जल में मिल जाता है। हिम के पिघलने से भी प्राप्त जल का अधिकतर भाग ढाल के अनुरूप बहकर नदियों द्वारा समुद्र में चला जाता है और इस जल का कुछ भाग जलवाष्प बनकर वायुमंडल में लौट जाता है और कुछ भाग वनस्पति द्वारा अवशोषित होकर वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में जा मिलता है। और वर्षा और हिम से पिघले जल का शेष भाग धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस कर व टपक टपक कर भूमिगत हो जाता है। अतः पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूमिगत चट्टानों के छिद्रों एवं दरारों में एकत्रित हुए जल को क्या बोलते हैं? भूमिगत जल कहा जाता है। झरनों के माध्यम से भूमिगत जल धरातल पर निकलकर जलीय चक्र का हिस्सा बन जाता है। जो भूमिगत जल के जो स्रोत हैं वो 4 प्रकार हैं। उसके अवपृष्ठ का मतलब होता है, एक तो अवपृष्ठ जो जल होता है इसका मतलब होता है वर्षा से या हिम से जो जल प्राप्त होता है उससे। इस एक होता है सहजात जल, इसका मतलब होता है तलछटी जल भी बोल देते हैं इसको, अवसादित चट्टानों से प्राप्त जो जल है। तीसरा होता है मैग्मज जल, इसका मतलब होता है मैग्मा के ठंडा होने से जलवायु के संघनित होने से प्राप्त जो जल मिलता है उसको। और महासागरीय जल आप लोगों को पता ही है, जो महासागरों से प्राप्त जल होता है उसको हम महासागरीय जल बोलते हैं। तो इसमें भौमजल स्तर अलग अलग हैं। पहला है असंतृप्त क्षेत्र, जो धरातल के ठीक नीचे मिलता है, इसमें पानी रिस कर नीचे चला जाता है। और जो अंतरायिक जो क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र अस्थायी क्षेत्र केवल वर्षा ऋतु में संतृप्त रहते हैं और स्थायी संतृप्त क्षेत्र 2000 या 3000 क्षेत्र में होते हैं। तो इसमें पहला होता है सोते। सोते को हम झरना बोलते हैं। झरना तो आप लोग समझ गए होंगे, झरना नाम आ गया। इसको स्रोत भी बोलते हैं और सोते भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्प्रिंग। जब भूमिगत जल प्राकृतिक रूप से बाहर निकलकर बहने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोता बोलते हैं, जो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। कुआं, आप हरियाणा के लोग हो तो हरियाणा में अच्छी सारी जगह कुएं हैं, आप लोग अवगत हो इन चीज़ों से कि कुआं किसे बोलेंगे? जो भूमिगत जल को कृत्रिम तरीके से बाहर निकाल कर, कृत्रिम तरीका यानी आप खुदाई करते हो, खुदाई करके ट्यूबवेल बनाते हो, कुएं बनाते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कुआं। तीसरा होता है आर्टिजन कूप, ऐसे कुएं जिनसे होकर भूमिगत जल स्वयं ही सतह पर प्रकट हो जाता है। ऐसे आप हरियाणा में अपन देखें, इसका एग्जाम्पल देखें तो आप सोनीपत है, पानीपत है या फिर झज्जर है, यानी आगे की तरफ जाएंगे हम भिवानी से, तो वहाँ क्या है, जो जल स्तर है भूमि का वो बहुत ही ऊंचा है। ये मानो आपकी 7-8 फीट या 8-10 फीट के अंदर आप खुदाई करोगे तो वहाँ पानी निकल जाएगा। अपनी तरफ अपना जैसे भिवानी है, भिवानी से इधर आते हैं अपन लोहारों की तरफ, तो यहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा गहराई में मिलता है। वहाँ तो बिल्कुल क्या होता है, जब वर्षा आती है तो वर्षा से वो भी जो उनके कुएं होते हैं वो इतने ऊपर तक आ जाते हैं, बिल्कुल 2-4 फुट भी नहीं रह पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि नीचे वाला जिसको हम चोवा बोलते हैं वो और ऊपर वाले पानी बिल्कुल मिल जाते हैं और वो पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तो ऐसे कुओं को हम क्या बोलते हैं? आर्टिजन कूप। उसमें आपको बिल्कुल दिखाई देता है ऊपर पानी, चाहे आप थोड़ा सा नीचे होके भी पानी ले सकते हो इस सिचुएशन में। तो इसके बाद में ये आप चित्र से थोड़ा सा इसको देख लेना, जो असंतृप्त क्षेत्र कैसे हैं। जो वाइट कलर के, देखो थोड़ा सा एक बार आपको समझा देते हैं। ये वाला देखो, जो वाइट है ये ऊपर ऊपर सबसे ऊपर वाइट ही है, ये वाइट वाली लाइनिंग है, ये क्या है? असंतृप्त क्षेत्र होता है। और जो लाइनिंग में है क्रॉस क्रॉस, देखो ये वाला
ये असंतृप्त क्षेत्र कहलाता है। और जो स्थायी संतृप्त क्षेत्र है यानी नीचे का पार्ट, सबसे नीचे जो आपकी स्थलाकृति यानी आपकी जो भूमि है, भूमि के नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे? अस्थायी संतृप्त क्षेत्र। तो इसके अंदर ये आपको जैसे अपना जो उस कुएं की बात आई थी, तो ये देखो बहुत लंबा नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है जब कुएं होते हैं। और जो आपके आर्टिजन कुएं थे, ये देखो ये छोटा होता है, इसका क्या होता है इसी जैसा है, लेकिन ये छोटा होता है। ऊपर ही ये 8-10 फीट की गहराई खोदने के बाद यहाँ पानी आ जाता है। इसके बाद में जो भूमिगत जल के कार्य हैं, तो भूमिगत जल के कार्यों में जो भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण योगदान देती है। स्थलाकृतियों के अंडरग्राउंड वाटर कार्य सीमित हैं और अंडर वाटर लाइमस्टोन एरिया से निर्माण करता है, जिसे काट प्रदेश बोलते हैं। इसको आप एक तरह से चूना प्रधान प्रदेश भी बोल सकते हो, जहाँ चूने की अधिकता होती है। आपको ध्यान होगा, देखा भी होगा, जो अपने पहले मकान हुआ करते थे, दादा के ज़माने के मकान हुआ करते थे, वो हमेशा किससे बनाते थे? चूने से बनते थे। पहले वाले मकान चूने से बनते थे। और चूने को सीमेंट के, जैसे सीमेंट को आज अपन उपयोग करते हैं, ऐसे ही चूने का भी उपयोग करते थे। तो वो ज़्यादा बेहतरीन होते थे आज वाले। अगर अपन घर देखे और पीछे वाले, वो आप देखोगे अगर गांव में हो या फिर शहरों में हो, तो पुरानी हवेलियां होती थी, वो इसी से बनी होती थी, ज़्यादातर चूने के पत्थर से। तो ये अब्जॉर्व करता है पानी को अब्जॉर्व कर लेगा तो ये भुरभुरा हो जाता है, टूटने लग जाता है अपने आप ही। तो इससे बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं सारी, पानी होगा तो जिस क्षेत्र में पानी होगा, काष्ठ प्रदेश होंगे यानी चूना प्रधान क्षेत्र होगा, वहीं पे ये स्थलाकृतियाँ बनेंगी। ना कि ये कि भाई अपना बालू मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है वहाँ बनेगी। ये स्थलाकृतियाँ ज़्यादातर कहाँ बनेंगी? जहाँ काष्ठ प्रदेश हैं यानी चूना प्रधान प्रदेश हैं वहाँ पे। तो विश्व के जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, विश्व के काष्ठ प्रदेश दे रखे हैं यहाँ पे, कई बार ये जीके के क्वेश्चन में ज़्यादातर आते हैं। तो इसमें यूगोस्लाविया है, इसमें एड्रियाटिक सागर तटीय क्षेत्र, बाल्कन द्वीप, जहाँ चूना पत्थर और डोलामाइन की अधिकता पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र कोशी क्षेत्र आपका दक्षिणी फ्रांस का है। अंडालूसिया क्षेत्र आपकी स्पेन का है। युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको में है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, साउथ चाइना में, मिसौरी स्टेट यूएसए में, जबलपुर अपने मध्य प्रदेश में, इंडिया में जबलपुर में भी आपकी इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे चूना प्रधान ज़्यादा है, चूना की प्रधानता ज़्यादा है, काष्ठ प्रदेश है वहाँ पे। कभी आप मध्य प्रदेश जाओगे तो वहाँ देखना जरूर मिलेगा आपको, इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, जो अपन आगे अभी पढ़ेंगे, प्रदनात्मक और निक्षेपात्मक। जो भूमिगत जल के कार्य हैं उसमें जो केमिकल प्रोसेस ज़्यादा होता है। देखो महत्वपूर्ण क्रिया, यांत्रिक भौतिक क्रिया तो यहाँ क्या रहेगी? नगण्य रहेगी। यांत्रिक भौतिक वाली अपन ने देखी थी वायु के द्वारा, जो यांत्रिक अपक्षय में देखा था कि यांत्रिक या भौतिक अपक्षय कौन सा हो जाए, जो आपस में टूट फूट कर क्या हो जाए, वहीं पे विदरण हो जाए चट्टान, उसको हम क्या बोलेंगे? यांत्रिक या भौतिक अपक्षय। और रासायनिक अपक्षय में क्या होता है? जो वहाँ वो सॉल्यूशन घुलाव के कारण बनता है, वो क्रिया घुलाव के कारण होती है, उसमें जो तत्व होते हैं चट्टान के वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ भी पानी की क्रिया है, तो पानी में ज़्यादातर इसमें केमिकल प्रोसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसमें एक तो होता है ये हमने जो वायु नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ थी उनमें भी पढ़ा था कि अपघर्षण क्या होता है, सन्निघर्षण क्या है, जलगति की क्रिया क्या है, उसमें भी आप देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ बता भी दे, जब देखो पानी क्या होता है, अपघर्षण का मतलब तली को खींचते हुए चलता है, पानी कटाव करता है, हर चीज़ ही कटाव करती है। जब पानी कहीं से भी निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपघर्षण। और सन्निघर्षण का मतलब क्या है? जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं वो आपस में टूट फूट कर महीन होते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सन्निघर्षण। और जल गति की क्रिया का मतलब होता है जल की जितनी ज़्यादा गति होगी वो किनारों को, तली को उतना ही घिसते हुए चलेगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वो जो कटाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जल गति की क्रिया। तो रासायनिक क्रिया क्या भी हमने पढ़ा था पीछे, तो उसमें संक्षारण, रासायनिक क्रिया में संक्षारण महत्वपूर्ण क्रिया होती है। इसमें जो काष्ठ प्रदेश है, इसमें जब काष्ठ प्रदेश में CO2 के जल का संयोग चट्टानों के खनिजों पर होता है तो वह घुल कर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसमें परिवहन कार्य नहीं होता। परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से कोई चीज़ें, जैसे अपन ने नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ थी उसमें परिवहन का कार्य क्या करती थी? नदियाँ ऊपर से पहाड़ों से बड़े बड़े शिलाखंड, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बहा के नीचे तक ले जाती थी। तो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर देती थी चट्टानों को। तो चट्टानों को या कंकड़ पत्थरों को, उनको क्या बोलते हैं हम? परिवहन।
तो इसमें परिवहन महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें यांत्रिक परिवहन है, इसमें कर्षण, उत्परिवर्तन यानी साल्टेशन, लटक यानी सस्पेंशन और घुलकर यानी सॉल्यूशन। रासायनिक परिवहन की एक क्रिया, इसमें घुलकर सॉल्यूशन यानी कोई भी चीज़ घुलेगी तभी उसमें रासायनिक क्रिया होगी। तो इसमें जो निक्षेप देखो, निक्षेप क्योंकि जल गति कम होने के कारण अवसाद की मात्रा नहीं होती, और रासायनिक निक्षेप में कंदरा की छत और फर्श पर जल के वाष्पीकरण को हो जाने से कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप हो जाता है। अभी आगे कंदरा भी पढ़ेंगे, क्या होती है कंदरा। भूमिगत जल से निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं वो अपरदन से निर्मित स्थलाकृति और निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति, सभी में यही दो चीज़ें आएंगी आपकी, यानी कटाव के कारण जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं और जमाव के कारण जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। तो अपरदन की मतलब होता है जो कटाव के कारण निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है लैपिज। लैपिज फ्रांसीसी शब्द है इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आरी नुमा कटी हुई आकृति। एक आरी होती है जो आपने देखा होगा घरों में मिलती भी है, जो खेती वगैरह करते हैं या फिर काट का काम करते हैं। आरी नुमा उबड़ खाबड़ होता है ना, आरी होती है लोहे की जो उबड़ खाबड़ होती है, ऊपर से दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है, जैसे देखो चित्र में देखो आप, ऐसा प्रतीत होएगा, तो उसको आरी नुमा कटी हुई आकृति भी बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, ये देखो सारी की सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, अर्थ क्या है, निर्माण क्या है, किससे बनी है, क्योंकि आपके जो पीएचडी का है, नेट का है, लेक्चररशिप का है या फिर आपका सेट का है, कोई भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें इसी प्रकार से इनमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, या ये लेपिज नाम दे देंगे कि ये कौन सी स्थलाकृति है, तो आपको बताना होगा कि ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है, या फिर ये पूछ ले कि भूमिगत है, या फिर ये आपकी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति या किस द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता दोगे कि ये भूमिगत जो अपरदन की स्थलाकृति है, यानी कटाव के कारण बनी हुई स्थलाकृति है। तो इसके एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल भी ज़रूर पढ़ना, काफ़ी बार एग्जाम्पल भी आ जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इंग्लैंड में इसको गाइक बोलते हैं, जर्मनी में केर्स बोलते हैं, इन्हीं को लेपिज को। ये लेपिज फ्रांसीसी शब्द है। बोगाज सर्बिया में बोलते हैं। लेपिज कहाँ बोलते हैं, डाल्मेशियन तट पे। तो इसकी परिभाषा देखें तो देखो, घुलन क्रिया द्वारा चूना प्रधान क्षेत्रों की ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ और नुकीली हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेपिज बोलते हैं। अब यहाँ आपको इमेजिन करना है चूना, तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, तो आप ये इमेजिन करो कि दूर दूर तक चूना प्रधान क्षेत्र है, यानी दूर दूर तक चूने की स्थलाकृतियाँ, चूने की चट्टानें हैं। तो चट्टानों के ऊपर बारिश के कारण लगा लो, किसी भी कारण लगा लो, जब ये घुल जाती है, पानी पड़ता है इनके ऊपर और ये कट जाती है, तो देखो ऐसी आकृति बन जाती है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, लेपिज। तो ये आपकी चित्र में दिखा रखा है, इस प्रकार की आकृति को लेपिज बोलेंगे। लेपिज के बाद में है टेरा रोसा बोलते हैं, कहीं पे इसको टेरा रोजा भी बोलते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है, अंडरग्राउंड वाटर में घुलन क्रिया द्वारा। ज़्यादातर जो भूमिगत स्थलाकृतियाँ हैं इनकी ये किससे निर्माण होता है, इसका घुलन क्रिया के द्वारा ही निर्माण होता है। तो एक तरह से धरातल पर मृदा का निर्माण होता है। इसकी परिभाषा देखें अपन टेरा रोसा की, जब वर्षा का जल घुलन क्रिया द्वारा चूना प्रधान क्षेत्रों में चट्टानों के कुछ अंशों को घुलाकर नीचे ले जाता है और धरातल की ऊपरी सतह पर लाल कले मिट्टी के अंश जमा हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेरा रोजा कहते हैं। इसको बोलते थे ना, लाल कले को अपन टेरा रोजा मिट्टी भी बोलते थे, ऊपर जो मिट्टी रह जाती है रेड कलर की, यानी लाल कली मिट्टी बोलते हैं, जिसको यह मृदा कहवा के लिए उपयुक्त दशाएं प्रदान करती है, जैसे दक्षिणी ब्राज़ील में। अब आ जाओ आप आगे, घोल रंध्र यानी सिंक होल। अब आपकी जो अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं भूमिगत जल की, उसमें 5-6 नाम याद करने हैं आपको। नाम थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे और उनको क्रम वाइज जचाना है, जो कि 5-6 अभी अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे घोल रंध्र है, घोल रंध्र का मतलब होता है इसमें बारिश के कारण और किसी भी कारणवश होल हो जाए, यानी कोई छिद्र हो जाए, क्योंकि इसमें तो लाजमी है जो चूना प्रधान क्षेत्र होते हैं, तो जो चूने की चट्टानें होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और वहाँ जल्दी कटाव होता है, तो कटाव होके छोटा होल हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, घोल रंध्र। तो आगे जो भी आएंगे, आगे देखो एक बार अपन देख लेते हैं। विलियम रंध्र है, डोलेमाइन है,
पोल जे है आगे और भी स्थलाकृति आएंगी। तो इनको क्रम वाइज एक बार याद कर लेना, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, जो घोलरंध्र है ये छोटा होल होता है। घोलरंध्र जो 2-4 घोलरंध्र होते हैं ना छोटे छोटे, ये आप सपोज कर लो कि चूने की जो आपकी मैदान है, चूने का मैदान है, वहाँ पे 4-5 होल हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे घोलरंध्र। और वो आपस में मिल जाते हैं, मिल के क्या हो जाएगा, आपस में मिल जाएगा तो बड़ा होल बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विलियम रंध्र। और जब विलियम रंध्र बड़े बड़े होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं बड़े लेवल पे, तो उनको हम बोलते हैं डोलाइन। तो ऐसे ही आगे आपके पोल जो है, राजकुंड है, युवाला है, उससे बड़े वाले होल को युवाला बोलेंगे। और युवाला के मिलने से जो होल बनते हैं ना बहुत बड़े बड़े लेवल पे 6 किलोमीटर दूर दूर तक, तो उनको बोलते हैं हम राजकुंड। तो ये आपको 5-6 शब्द हैं, देखो शब्द हैं आपके 5-6, लेकिन एक ही परिभाषा में आप सबको डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। इनका सारा जो निचोड़ है वो क्या है कि ये सारे एक टाइप से क्या है, होल हैं। तो छोटे से बड़े तक छोटे होल मिल जाते हैं तो बड़ा बन जाता है वो, और बड़े होल आपस में 4-5 मिल जाते हैं तो उसका और नाम दे दिया, और वो 4-5 होल और बन जाते हैं तो उसको कोई और नाम दे दिया, जैसे डोलेमाइन दे दिया, पोलजे दे दिया, ऐसे अलग अलग नाम दे देते हैं। तो देखो निर्माण संक्षारण के कारण इसका निर्माण है। भूमिगत जल की घुलाव क्रिया, जब घुलाव के कारण घोलरंध्र आकार में बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, विलियम रंध्र। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपका चित्र है ऊपर की तरफ, ये घोल बने हुए हैं। तो इसके निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ग हैं। पहला तो घुलन क्रिया द्वारा है, यानी घुलन क्रिया द्वारा बनता है, बारिश हो या पानी है वहाँ पे घुल जाता है और घुलने के कारण एक होल बन जाता है, वो रिस के नीचे पानी रिस के नीचे चला जाता है, वहाँ पे एक होल बन जाता है। तो इसका निर्माण पूर्णतः घोलीकरण के कारण होता है। युगोस्लाविया में घोलरंध्र के विस्तृत भाग हैं जिनको क्या बोलते हैं, डोलाइन। गहराई इनकी अलग अलग है, 6 से 75 फीट तक है, व्यास 30 से 400 फीट तक है। काश प्रदेश की प्रारंभिक मूल जो आकृति है। तो ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से कई बार क्या होता है, जब होल बड़े बड़े होल हो जाते हैं नीचे की तरफ, तो आप इसको कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो जैसे अपनी छत है, छत धसक जाए, जब कोई होल बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे। देखो ध्वस्त रंध्र का निर्माण 2-3 घोल रंध्रों के बीच का भाग ध्वस्त हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उससे भी क्या निर्माण होता है, डोलाइन का निर्माण होता है। यानी 2 क्रियाएं होती हैं, एक तो आपकी जो घोलरंध्र के ये घोलीकरण के कारण यानी घुलाव क्रिया के कारण, दूसरा कोई छत वगैरह धस जाए, या 3-4 जो आसपास में आपके घोलरंध्र हैं उनके नीचे पानी आता जाता रहता है, ऊपर छत के जैसे हो जाता है, उसको ध्वस्त ऐसे बोल देते हैं कि छत ध्वस्त हो गई। तो वो क्या है, आपस में 3-4 जो घोलरंध्र हैं वो इकट्ठा पूरा बड़ा होल हो जाता है, बड़ा छिद्र हो जाता है, उसको डोलाइन बोलते हैं। देखो अर्थात जब डोलाइन की छतों और दीवारों के टूटने से और डोलाइनों के आपस से घुलकर मिलने से विस्तृत गड्ढों का निर्माण हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। एक और शब्द आ गया यहाँ पे, युवाला। ये भी एक प्रकार की ये है, अपरदनात्मक स्थलाकृति है, इसको भी आप इसको नाम दे सकते हो। ये अपनी 5वीं है या 6ठी स्थलाकृति है युवाला, ये हमने आगे डाला नहीं, ध्यान नहीं रहा होगा। तो युवाला कहेंगे 5-6, यानी देखो डोलाइन घोलरंध्र, जब 4-5 घोलरंध्र इकट्ठे हो जाते हैं, टूट जाते हैं और बन जाता है, उसको हम बोलते हैं डोलाइन। अब जब 4-5 डोलाइन होते हैं, 4-5 डोलाइन का मतलब जो बड़े बड़े होल होते हैं, छिद्र होते हैं या फिर गड्ढे होते हैं, 4-5 गड्ढे हैं, वो इकट्ठे हो जाएं, या घुलाव क्रिया के द्वारा हो जाएं, या उनकी छत धसक जाती है, या आपस में टूट के वो इकट्ठे हो जाएं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, युवाला। जब युवाला परस्पर जो युवाला होते हैं, 5-6 युवाला लगा लो, 5-6 युवाला जब आपस में मिल जाते हैं, बड़ा और भी बड़ा गड्ढे का निर्माण कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राजकुंड बोलते हैं। इसको पोलजे भी बोलते हैं, कई जगह पोलिये भी बोला जाता है ये, तो इससे ध्यान रखना कि पोलिये भी होता है, पोलजे भी और राजकुंड भी, इसको सैकुंड भी बोल देते हैं। तो अनेक विलियम रंध्रों से मिलने से, परस्पर आपस में मिलने से इनका निर्माण होता है। व्यास इनका 1 किलोमीटर तक होता है और इनका निर्माण अनेक सिंकहोल यानी घोल रंध्रों के विस्तार से होने से होता है। अब राजकुंड आ जाओ। लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों में संक्षारण, देखो सारी की सारी किससे बन रहे हैं, संक्षारण प्रक्रिया द्वारा
निर्मित शिलाकृतियाँ हैं सारी की सारी। तो युवाला से अधिक विस्तृत गड्ढों को क्या बोलते हैं? पोलियो। यानी युवाला से अधिक विस्तृत यानी 2-3 युवाला इकट्ठे हो जाए, बड़ा गड्ढे का रूप धारण कर ले, उसको हम बोलते हैं पोलिये, पोलजे या राजकुंड। तो इसका ढाल तीव्र खड़ा होता है, तल इसका समतल होता है। उदाहरण यूगोस्लाविया में बाल्कन प्रायद्वीप में लिवोनोपोलिये। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है, चौड़ाई 5 से 11 किलोमीटर है। नदियाँ धरातल पर बहने लगती हैं, बीच में कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ मौजूद रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? आगे आएगा अपने हैम्स या हैशटैग बोलते हैं। तो ये कैसे निर्माण होता है इसका? लाइमस्टोन एरिया में विलियन क्रिया द्वारा होता है। संक्षारण की क्रिया पढ़ने पड़ी थी ना पीछे भी, नदियों द्वारा जो निर्मित शिलाकृतियाँ थी उसमें अपने पड़ी थी संक्षारण की अलग अलग। तो विलियम क्रिया द्वारा होता है। अधिकांश भाग के कट जाने के बाद कुछ पहाड़ियाँ व टीले रह जाते हैं, जिसको डेविस ने मोने नोक कहा था। इन अवशिष्ट टीलों को क्या कहा है? यहाँ पे हैशटैग कहा है। प्लूटोरिको में पेपिनो पहाड़ी हैं, क्यूबा में मेगोटेस पहाड़ी, इनके एग्जाम्पल दिए हैं मैंने साथ के साथ, कई बार एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके। केगेल कास्ट क्या होता है? निर्माण लाइमस्टोन से होता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसमें जो शंक्वाकार पहाड़ियों के मध्य कुछ गड्ढे बन जाते हैं, इन गड्ढों को जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, और इन गड्ढों को क्या बोलते हैं? कोकपिट कहा जाता है। और कोकपिट क्या है? भूमिगत जल की अंतिम अवस्था में जब नदियां धरातल पर बहने लगती हैं तो टेढ़े मेढ़े गड्ढों का निर्माण होता है। ड्रोम कास्ट या मीनार कास्ट क्या होता है? खड़ी ढाल वाली पहाड़ियों के समूह होते हैं जिनके चारों ओर जलोढ़ मैदान होते हैं एवं विस्तृत क्षेत्र में बहती हैं, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मीनार कास्ट कहते हैं। यह शिलाकृति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। कंदरा या गुफा का निर्माण कैसे होता है? यहाँ आता है जो मैंने बताया था कि आगे पढ़ेंगे अपन कंदरा। कंदरा से पहले एक चीज़ यहाँ पे अपन ने नोट नहीं की, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो एक शब्द आ रहा है बार बार चित्र में, देखो आप, पोनोर। पोनोर का मतलब होता है जब घोल रंध्र हैं, युवाला है या विलियम रंध्र हैं, ये क्या, ये बड़े बड़े गड्ढे, इन गड्ढों में जब पानी भर जाता है, ये सपोज करो 2 बड़े बड़े गड्ढे, इन गड्ढों में पानी भर जाता है और पानी नीचे रिसता है, तो ऐसे शंकुआकार सुरंग बन जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं? पोनोर। ये भी एक आप कर लेना, कई बार जीके के क्वेश्चन में आ जाता है कि पोनोर क्या होता है। तो अब आ जाता है गुफा निर्माण। सभी का निर्माण किससे होता है? घुलन क्रिया द्वारा होता है। लाइमस्टोन एरिया में विशिष्ट शिलाकृति है जो ऊपरी सतह के नीचे खोखले सतह के ऊपर होती है। अब इसका आप इमेजिन करोगे कि कोई गुफा है, आपका चूना प्रधान क्षेत्र है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, आपने इमेजिन करना है कि पहाड़ियाँ लगा लो या फिर पूरा क्षेत्र है आपका चूना प्रधान, और वहाँ कटाव के कारण क्या होगी? गुफा का निर्माण हो गया। कोई गुफा का मतलब हो गया कि ऊपर वो छती होगी ना, नीचे अगर कोई गड्ढा बना है या फिर अंदर की तरफ कोई गड्ढा है तो ऊपर उसकी छत होती है, कंदरा की छत होती है। गुफा, कंदरा का मतलब क्या होता है? गुफा। तो छत के ऊपर वो क्या होती है? खोखले और सतह के ऊपर होती है। उदाहरण इसकी जबलपुर है आपका, ये आपका चेरापूंजी मेघालय में है, अल्मोड़ा है उत्तराखंड में है, इंडियाना केंटुकी राज्य, मेमुथ गुफा, हाथी गुफा जिसको बोलते हैं अपन, ये इनकी एग्जाम्पल है। साथ के साथ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कई बारी ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम्पल आ जाते हैं कि गुफा या कंदरा है। इसके उदाहरण आपने इंडिया में उदाहरण पूछ लें तो जबलपुर में है, चेरापूंजी मेघालय में है, उत्तराखंड में अल्मोड़ा की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे इसकी आपको मिल जाएंगी एग्जाम्पल। तो गुफा का मतलब समझ गए ना आप? गुफा कोई आप पहाड़ी एरिया लगा लो, कोई भी आपने देखा भी होगा, टीवी पे देखा होगा, कहीं तो गुफा टाइप देखी होगी ना आपने। कोई भी चीज़ की हम खुदाई करते हैं तो ऊपर छत रह जाती है और नीचे गड्ढा बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुफा या कंदरा। अब ये जो आगे 3-4 मैंने इसी में, क्योंकि इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिया। तो ये बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे जो खाली ये अकेला पेज है अभी जो आया है, इस पेज को आप नहीं भी कर सकते और जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो कर भी सकते हैं। अच्छी बात है। ये मैंने 4 कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं, आपके नेट में, सेट में, आपके कॉलेज लेक्चरर वाले में, या में इंट्रेंस टेस्ट देते हैं बच्चे उनमें, सेट में, बहुत सारे में कई बारी लगभग ये आ ही जाते हैं कि जो आपकी कंदरा है उसके सिद्धांत है कि कंदरा की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो मैंने ये सिद्धांत यहाँ पे डाल दिए, इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने डाल दिए।
तो ये वही बच्चे याद कर ले, और BA फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर करना चाहें तो अच्छी बात है, वरना ये ज़रूरी नहीं है लिखना। इसके अंदर अपन को अपरदनात्मक स्थलाकृति लिखनी है और निक्षेपात्मक स्थलाकृति लिखनी है। तो आपने कंदरा बतानी है कि कंदरा होती क्या है। इसके बाद में अपन आगे चलेंगे, निक्षेपात्मक स्थलाकृति पढ़ेंगे इसके बाद में। तो इसमें देखो कंदरा की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, इसमें पहला है द्विचक्रीय सिद्धांत। किसने दिया था? विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था 1930 में। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया है कि कंदरा का निर्माण किससे होता है? घुलन क्रिया द्वारा होता है। भौम जल स्तर जो सिद्धांत है दूसरा, वाटर लेवल थ्योरी, ये स्वीडनर ने दी थी। सिद्धांत के अनुसार कंदरा का निर्माण किससे होता है? भौम जल स्तर के ऊपर अधिभौम जल की घुलाव क्रिया के द्वारा होता है। तीसरा आक्रमण सिद्धांत है। इसका मतलब इसका जो C.A. मेलोट है ये 1937 में दिया था। अगर पूछा जाए C.A. मेलोट का अध्ययन क्षेत्र कौन सा था, कई बार आ जाता है क्वेश्चन में, तो इंडियाना केंटुकी राज्य। सिद्धांत के अनुसार कंदराओं के निर्माण भूमिगत नदियों की अपकर्षण क्रिया द्वारा होता है। स्थैतिक, ये आपका चौथा है स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत। प्रतिपादन थे कार्डनर सिद्धांत के अनुसार कंदरा का निर्माण होता है। तो कंदरा का निर्माण घुलन क्रिया द्वारा होता है। इसके बाद में इसका जो निष्कर्ष है इस कंदरा का निर्माण मुख्यतः घुलन क्रिया व बाद में अपकर्षण द्वारा होता है। प्राकृतिक पुल निर्माण घुलन क्रिया और अपघर्षण। जब चुना प्रधान क्षेत्रों में धरातलीय नदियां किसी डोलाइन से विलुप्त हो जाती हैं, बाद में धरातल पर प्रकट होती हैं, तो बीच का भाग आवागमन के लिए खुला रह जाता है, जो प्राकृतिक पुल का कार्य करता है। इसमें आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी नदी है, बहती हुई नीचे की तरफ जब कोई गड्ढा होता है, कोई और आपका सहारा कोई गड्ढे के अनुरूप लगा लो, या किसी भी कारणवश नीचे चली जाती है और नीचे बहती है, आपके धरातल से नीचे बहती है और बाद में आपको दिखाई देती है, तो ऊपर का जो वो रहता एरिया आपने पहाड़ी एरिया में भी देख सकते हो, चुना प्रधान क्षेत्र में भी आप देख सकते हो, कई बार नदियाँ बहती हैं तो नीचे से बहती हैं और फिर बाद में आगे बाहर दिखाई देती है, वहाँ विलुप्त हो जाती है, यानी छत टाइप में हो जाती है कि छत से नीचे वो एक छत सी हो जाती है, तो वो आवागमन के लिए रह जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पुल क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रकृति ने बनाया है वो। अब आ जाते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। बिल्कुल ईजी हैं आपकी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। निक्षेप के कारण यानी जमाव के कारण जो स्थलाकृतियाँ बनी है, उसमें सबसे पहली है आपकी स्टेलेक्टाइट। ये नाम थोड़े से अटपटे हैं इसके। तो भूमिगत जल है, देखो भूम जल की वाष्पीकरण होने से कंदरा की छत और फर्श व कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप हो जाता है। तो स्टेलेक्टाइट का मतलब क्या होता है? जब कंदरा की छत में पानी टपकता है तो वहाँ चूने का निक्षेप नीचे की ओर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। अभी आगे देखेंगे, इसमें जो आपका चित्र है उसमें अच्छे से समझेंगे, एक बारी पढ़ लेते हैं। दूसरा है स्टेलेगमाइट, एक टाइट है एक माइट है। जब कंदरा छत से जल टपकता है और कभी कभी फर्श पर आकर वाष्पीकृत होकर वहाँ जम जाता है, निक्षेप हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेलेगमाइट। तो इसको अशुताश्म और निशुताश्म भी बोला जाता है हिंदी में, ये इंग्लिश के वर्जन थे इनके। दूसरा है कंदरा स्तंभ, कभी कभी अशुताश्म और निशुताश्म या उच्छेष भी बोल देते हैं, अवशेष भी बोल देते हैं, इनको आपस में मिल जाते हैं जिससे कंदरा निक्षेप का निर्माण होता है। अब तीनों चीज़ें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं चित्र में। देखो ये छत मानो आप, ये क्या है? ऊपर छत है और ये नीचे है फर्श, ठीक है। इसके अंदर जब यहाँ पानी गिरता है तो नीचे रिसता है पानी, धरातल के नीचे रिसता क्या हो जाता है? यहाँ पानी रिस के इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाती है। ऊपर ऐसे लगाओ कि आपके छत के ऊपर से पानी रिसता हुआ नीचे की तरफ आता है और उसमें से पानी क्या हो जाता है? पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। जो चूना प्रधान जो चूने की चट्टानी है, पत्थर हैं, वो रह जाता है। ऐसे लटकती हुई स्थलाकृति दिखाई देगी आपको, ऊपर छत से नीचे लटकती हुई ऐसी स्थलाकृति दिखाई देंगी, उनको हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। और जब ये यहाँ से कई बार क्या होता है? टपकता रहता है और ये यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, ऊपर से पानी टपकेगा और यहाँ इकट्ठा होता रहता है और इकट्ठा होके यहाँ भी इस प्रकार की उबड़ खाबड़ सी आकृति बना लेता है। तो इसको हम नीचे जो फर्श के ऊपर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेलेगमाइट।
और कंदरा जो आपका कंदरा स्तंभ है ये क्या होती है, ऊपर और नीचे वाली जो स्थलाकृति मिल जाती हैं आपस में स्तंभ की तरह दिखाई देती है, तो इसको हम बोलते हैं कंदरा स्तंभ। एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान में आया था तो ये मैंने यहाँ डाल दिया कि काष्ठ अपर्दन चक्कर किसने दिया। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जीके में कि किसने दिया था ये काष्ठ अपर्दन चक्कर, दिया था विधि ने 1911 में। तो इसके काष्ठ अपर्दन चक्कर की 3 अवस्थाएं बताई, युवा, प्रौढ़ा और वृद्धावस्था। तो 1918 में काष्ठ अपर्दन ऐसे आ जाए कि व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किसने किया था, तो व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया था शिव जी ने, जो आपका शिव जी की है इसने। और प्रतिपादन किसने किया था, बेदी ने। ठीक है, इसने 4 बताई, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो ये था आपके भूमिगत जल की अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। इसमें कुछ किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आए तो वो इजी से अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकता है कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, वहाँ पे अपन आंसर दे देंगे उसका। धन्यवाद।